एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB के खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। DSSB में भी सेगमेंट क्या है, ध्यान रखें, ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल विषय का जो DSSB में सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के हम यहाँ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कई टॉपिक्स पर चर्चा कर रखी है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं और उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अगला टॉपिक पिछले टॉपिक का एक क्रम है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम भूकंप के मापन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भूकंप के बारे में जाना, भूकंप क्या है, हमने भूकंप से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में समझा, जैसे भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें क्या हैं, यह कैसे कार्य करती हैं, कौन सी तरंगें कैसे डिवाइड हैं और भूकंपीय तरंगों का क्या प्रभाव है। ठीक है, ताकि भूगर्भ के भीतर जो गतिविधियां हैं, जो हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, वह जाना जा सके। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगें इसके लिए क्या है, सहायक है। इसलिए भूकंपीय तरंगों के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट था, हमने उसके बारे में भी चर्चा कर रखी है। आज हम चर्चा करेंगे, जानते हैं आप सभी, भूकंपीय पद्धतियों के बारे में। पद्धतियों में भी ध्यान रखिएगा, क्या, भूकंप के मापन के बारे में, भूकंप की माप के बारे में। ठीक, भूकंप के बारे में यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये अपूर्व यानी आपको कोई जानकारी ना हो उसके पहले ये घटना घटित हो जाती है। यानी ये ऐसी प्राकृतिक विध्वंसक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के आती हैं, इसलिए इन्हें अपूर्व सूचनीय विध्वंसक प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है। ठीक है, और हमने इससे पहले भूकंप के बारे में भी देखा कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, जहां पर प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखी घटनाएं या अन्य कोई मानव जनित घटना जैसे परमाणु परीक्षण आदि घटित होता है, तो भूकंपीय कंपन उत्पन्न होता है। भूकंपीय कंपन क्यों उत्पन्न होता है कि देखिए, आमतौर पर या आप कहें कि सामान्य रूप से जो भूकंपीय गतिविधियां हैं, जो भूकंपीय घटनाएं हैं, वे होती हैं प्लेट विवर्तनिकी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, और उसी से भयंकर विनाशकारी भूकंप भी आते हैं। उसी की वजह से जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न हुआ, जिसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं या हम फोकस बिंदु कहते हैं, जहां से यह उत्पन्न हुआ उसके चारों तरफ क्या होती हैं, ऊर्जा से युक्त तरंगें बाहर की ओर निकलती हैं और अपनी चारों दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो उद्गम केंद्र यह फोकस बिंदु, ठीक है, और पृथ्वी के धरातल पर जहां सबसे पहले पहुंची और जहां पर भूकंपी तरंगें महसूस की गई, और वह बिंदु उद्गम केंद्र से सबसे समीपतम भी होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। ये भी हमने पढ़ रखा है। अब इन भूकंपीय तरंगों को मापा कैसे जाएगा, किसी स्थान पर कितने रिएक्टर का भूकंप आया है, आपने पढ़ा होगा रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर के बारे में जब हम जानते हैं, हमने कहा 5 रिक्टर का भूकंप है, 6 रिक्टर का भूकंप है, तो इसके बारे में मापा कैसे जाता है, इसे ही हम आज समझने वाले हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, भूकंप को मापने की अमूमन 2 पद्धतियां सर्वमान्य हैं। 2 पद्धतियों में भी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात है भूकंप की तीव्रता को मापना। भूकंप की तीव्रता को मापना, भूकंप की तीव्रता को मापने का अर्थ है परिमाण को मापना, कि भूकंप कितनी मात्रा में आया है। ध्यान रखिएगा, परिमाण को मापने का अर्थ है कि किसी स्थान पर भूकंप या जो ऊर्जा वाली तरंगें हैं, ऊर्जा युक्त तरंगें हैं, वे कितनी तीव्रता से आई हैं। क्योंकि जब भूकंप की तीव्रता के मापन की बात की जाती है, इसका अर्थ है भूकंप के सोर्स पर, स्रोत पर क्या है, वहां उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा कितनी है, वहां उत्पन्न ऊर्जा की गणना जब की जाती है तो उसे हम कहते हैं परिमाण युक्त क्या पैमाना, या उसे हम कहते हैं भूकंप की
तीव्रता मापना। तो ध्यान रखिएगा हम किसकी गणना करते हैं इसमें, ऊर्जा की, कि किसी स्थान पर या भूकंप के स्रोत पर, सोर्स पर ध्यान रखिए, जहां भूकंप आया है वहां ऊर्जा की मात्रा कितनी है, ऊर्जा की मात्रा यानी परिमाण कितना है। ठीक है, जब परिमाण को मापने की बात आती है तो इसके लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है वो है रिक्टर पैमाना। ठीक है, रिक्टर पैमाने की बात करें तो रिक्टर पैमाने की जो खास बात है वह यह है कि यह किसी स्थान पर चूंकि भूकंप की ऊर्जा को माप रहा है, यानी इस पैमाने में जो भूकंपीय तरंगे निकली, मान लीजिए तरंगे इस फॉर्म में निकल रही हैं, ठीक है, मान लीजिए, हालांकि जब रिक्टर पैमाने की बात की जाती है, सीस्मोग्राफी की बात की जाती है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ठीक, अब ये सबसे उच्चतम जो आपने हिस्सा देखा इस वेब का, वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। हम सभी जानते हैं ना कि किसी भी वेब का यह सबसे उच्चतम बिंदु, यह क्या है, यह उसका आयाम है। तो आयाम की जहां गणना की जाए वह रिक्टर पैमाना है, और आयाम की गणना के फलस्वरूप इसे पूर्ण संख्याओं के साथ, इसे पूर्ण संख्याओं और दशमलव संख्याओं में कन्वर्ट किया जाता है, पूर्ण संख्याओं व दशमलव संख्याओं में कन्वर्ट किया जाता है। तो रिक्टर पैमाने में मान कैसे मापा जाता है, ऊर्जा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, तरंगों की मात्रा, परिमाण क्या है, वहां पर कितना प्रभाव डाली है वह ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आसपास के क्षेत्र के प्रभाव के बारे में नहीं, ऊर्जा की मात्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, उस ऊर्जा की मात्रा के बारे में गणना की जाती है और इसे पूर्ण संख्याओं दशमलव संख्याओं में कन्वर्ट करके फिर रिक्टर पैमाने में इसकी गणना की जाती है। ठीक, ये हुआ पहला तरीका भूकंप को मापने का, भूकंप के मापन के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है तीव्रता के आधार पर। क्या, तीव्रता के आधार पर। जब तीव्रता के आधार पर मापन की बात आती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आघात की तीव्रता या आघात की गहनता। ध्यान रखिए, इसे और क्या कहा जाता है, आघात की तीव्रता, आघात की तीव्रता या आघात की गहनता। आघात की तीव्रता या आघात की गहनता से क्या तात्पर्य है, किसी स्थान पर भूकंप आया और भूकंप आने के फलस्वरूप उस स्थान पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, कैसा प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव के से आसपास क्या स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ध्यान रखिएगा, जब इन सभी चीजों का मापन किया जाता है तब उस मापन पद्धति को कहते हैं तीव्रता के आधार पर भूकंप का मापन। तो ध्यान रखिएगा, आघात की तीव्रता या आघात की गहनता मतलब क्या, यानी किसी स्थान पर, जिस स्थान पर भूकंप आया उस स्थान पर, उस भूमि पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब उस प्रभाव का मापन किया जाता है, ध्यान रखें, प्रभाव का मापन किया जाता है, तब इस प्रकार के मापन को हम तीव्रता के आधार पर भूकंप का मापन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के इसमें क्या देखा जाता है कि भूकंप जहां आया है वहां भूमि कितनी हिलती है, भूमि कितनी हिलती है या भूमि कितनी हिली है। ठीक है, और उससे उस पूरे क्षेत्र की इमारतों पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब आघात की तीव्रता, इसकी गहनता पर का अध्ययन किया जाता है, तीव्रता के आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो उस स्थान की जहां भूकंप आया उस भूमि की स्थिति के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हम रैंकिंग के हिसाब से निकालते हैं मापन। किसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। उस स्थान में प्रेक्षण देखा जाता है, प्रेक्षण प्रभावों को देखा जाता है कि उस स्थान में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए जो स्केल है उसे हम मर्केली स्केल कहते हैं, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है यह भी। हालांकि इससे पहले जब मर्केली स्केल बनाया गया था फिर उसे और संशोधित किया गया, तो उसके बाद इसे संशोधित मर्केली स्केल कहा जाता है। मर्केली स्केल
इसमें जो मापन है वह 0 से 12 तक कि किसी क्षेत्र में भूकंप की गहनता कितनी रही है, इस गहनता को कैसे मापते हैं, कहां से मानते हैं, 0 से 12 तक इसकी गहनता को मापा जाता है। ध्यान ये रखना है कि किसी स्थान पर जहां भूकंप आया उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होता जाता है, 0 होता जाएगा, सबसे लास्ट में 0 हो जाएगा, है ना, प्रभाव कम होते होते 0 हो जाएगा। तो से इसी तरीके से मापा जाता है, सबसे पहले 12 और फिर अंत में जाकर ये प्रभाव 0 हो गया। रिक्टर पैमाने की बात करें जो हमने पहले पढ़ रखा है, तो रिक्टर पैमाने को इसे हम रिक्टर पैमाने के रूप में लिखेंगे। रिक्टर पैमाने में जो मापन होता है वह 0 से आपको 10 मिलेगा, हालांकि कहीं कहीं आपको 0 से 9 भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मापन कुछ इस तरीके से किया जाता है। रिक्टर पैमाने में चूंकि ऊर्जा की गणना की जाती है कि उस क्षेत्र में भूकंप आने की वजह से भूकंप की तीव्रता से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। अमूमन जो हम मानते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम जो मापते हैं सीस्मोग्राफी के रूप में, हम उसमें रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं कि रिक्टर पैमाने के आधार पर किस स्थान पर कितना भूकंप आया है। भूकंप के बारे में खास बात आपको क्या ध्यान रखना है, किसी क्षेत्र में कितना भूकंप है। हालांकि जो 2 से 3 के बीच में भूकंप आते हैं, अमूमन माना जाता है यदि 2 रिक्टर तक के भूकंप आते हैं तो वो सामान्य नॉर्मल भूकंप होते हैं। फिर 2 से 4 के बीच में जो भूकंप आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भूकंप मध्यम तरीके के भूकंप होते हैं। लेकिन जैसे ही 5+ भूकंप आते हैं, 5+ रिक्टर में ही ध्यान रखिएगा, तो वे भूकंप खतरनाक भूकंप होते हैं और इनमें जानमाल की हानि भी होती है और इमारतें वगैरह भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से जब 5 से ज्यादा वाला भूकंप आता है रिक्टर का, तो वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसी स्केल आपको कई जगह मिल जाएगी, हो सकता है एनसीईआरटी की बुक में भी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की भूकंप के मापन को, और मापन को कितने आधारों पर डिवाइड किया गया है इसे भी। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयास किया है, लेकिन जो 2 पैमाने मान्यता प्राप्त है वो यही है, एक तो भूकंप की तीव्रता के रूप में यानी रिक्टर पैमाने के रूप में, और दूसरा जो हमने देखा कि कैसे उस पूरे क्षेत्र में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी गहनता कितनी है आघात की, उसके रूप में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।